राज्यपाल हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने बताया कि एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन होंगे। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सीपी राधाकृष्णन, उनका जन्म 20 अक्टूबर 1957 को तिरुप्पूर तमिलनाडु में हुआ था और 40 वर्षों से अधिक का उनका राजनीतिक करियर रहा है। और इस दौरान उन्होंने जो है कई काम किए, साथ ही साथ वो सांसद भी रहे हैं और पार्टी और संगठन का नेतृत्व भी उन्होंने अपने राजनीतिक सफर के दौरान किया। इसके अलावा जो है झारखंड के राज्यपाल वो रहे हैं, तेलंगाना के राज्यपाल रहे हैं, वो पुडुचेरी के उपराज्यपाल रहे हैं और मौजूदा समय में वो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। तो सीपी राधाकृष्णन अब एनडीए की तरफ से उम्मीदवार घोषित किए गए हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए। जिस तरीके से नामांकन की आखिरी तारीख बेहद नजदीक है, 9 सितंबर को चुनाव भी होने हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार होंगे। सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। एक लंबा राजनीतिक करियर उनका रहा है, एक लंबा राजनीतिक सफर जो है वो सीपी राधाकृष्णन का रहा है और मात्र 16 साल की आयु में ही वो आरएसएस से जुड़े, यानी कि उनका जो बैकग्राउंड है वो आरएसएस से, संघ से जुड़ा हुआ रहा, जनसंघ से जुड़े। तमिलनाडु में संगठनात्मक आधार पर उन्होंने संगठन को, आरएसएस को मजबूत किया। इसके बाद 1976 से 77 तक वो भाजपा के तमिलनाडु राज्य के सचिव भी रहे हैं। इसके बाद वो लोकसभा भी पहुंचे। 1998 के कोयंबटूर में भाजपा के टिकट से पहली बार वो लोकसभा पहुंचे थे। मनोहर केसरी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। मनोहर, जिस तरीके से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो भी उपराष्ट्रपति उम्मीदवार उतारेगी उसे बिहार के विधानसभा चुनाव को देखकर उम्मीदवार उतारा जाएगा, लेकिन बीजेपी ने जो है सारी कहानी पलट दी। उत्तर प्रदेश और बंगाल के मध्य चलिए, हमारे सहयोगी मनोहर की आवाज हम तक सही तरीके से दिया गया है और ये भी कहा जा रहा है। जी मनोहर, जवाब दें। ये भी कहा जा रहा था कि इस बार जो है तो जो भी उपराष्ट्रपति कैंडिडेट होगा वो बाहरी नहीं होगा, पार्टी से भी होंगे और संगठन से होंगे। और सीपी राधाकृष्णन जो संगठन में आरएसएस में भी रहे, पार्टी के लिए उन्होंने कार्य भी किया। और जैसा कि अभी केंद्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा ने बताया कि सीपी राधाकृष्णन का देश की राजनीति के लिए, समाज के लिए क्या योगदान रहा है, उन्होंने जिस तरह से बताया कि टीवी उन्मूलन में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, तमिलनाडु में किस तरह से उन्होंने काम किया है, किस तरह से कृषि बोर्ड में उन्होंने अपनी भूमिका अदा की है। 2 बार वो लोकसभा के सांसद भी रहे हैं और अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। तो ऐसे में उन्होंने विपक्षी पार्टियों से भी उम्मीद की है और उनसे अपील की है कि वो भी सीपी राधाकृष्णन के नाम पर मुहर लगाएं। अब देखना दिलचस्प होगा क्योंकि साउथ इंडिया, तमिलनाडु की बात है और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाह रहे हैं कि तमिलनाडु में भी कमल खिले, साउथ इंडिया में भी कमल का झंडा जो है तो बुलंद हो सके। एक मास्टर स्ट्रोक है कि जिस तरह से साउथ इंडिया से, क्योंकि इससे पहले वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति थे और अब जो है सीपी राधाकृष्णन को जो है उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाया गया है। जी मनोहर, दूसरी ओर अगर राजनीतिक करियर की ओर सीपी राधाकृष्णन को देखा जाए तो उन्होंने न केवल राजनीति से जुड़े हुए काम किए बल्कि उन्होंने जो आम जनता के काम है, जो आम जनता से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उन मुद्दों को उठाया, जिसमें प्रमुख मुद्दा जब वो 2004 से 7 के बीच में भाजपा तमिलनाडु के राज्य अध्यक्ष रहे, उन्होंने 93 दिनों की रथ यात्रा निकाली थी जिसमें नदी जोड़ो, असमानता दूर करना, आतंकवाद का मुकाबला करना, ऐसे प्रमुख मुद्दे जो है वो शामिल किए थे उन्होंने। अभी तो बिल्कुल आपने सही कहा, राजनीति के साथ साथ सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को भी उन्होंने छुआ था। जिस तरह से तमिलनाडु में उन्होंने काम किया, सबसे बड़ी बात है कि समाज में असमानता को लेकर के उन्होंने बड़ा काम किया, टीवी उन्मूलन को लेकर के बड़ा काम किया, आतंकवाद को लेकर के जिस तरह से उन्होंने लोगों को जागरूक किया, ये सबसे बड़ा काम है। और महाराष्ट्र में देखिए, इसके अलावा जब झारखंड के राज्यपाल थे वहां पर आदिवासियों के लिए जिस तरह से उन्होंने सीट तैयार की, जिस तरह से उन्हें मदद पहुंचाने का काम किया, सरकार के साथ इन्होंने जो काम किया, ये सारी चीजें जो है उनकी प्रोफाइल में जुड़ती चली गई। और यही बात है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं शोषित, दलित, वंचित आदिवासियों के लिए उनकी सरकार है और उन्हीं लोगों को तवज्जो दिया जाता है, उन्हीं के लिए सरकार काम करती है। तो ऐसे में
जो इन लोगों के लिए काम उन्होंने सीपी राधाकृष्णन ने किया, उन्हीं का फल आज मिला। और आरएसएस से जुड़े हुए हैं। पहले भी हमने बताया था कि जिस प्रकार से जगदीप धनखड़ का मामला हो या सतपाल मलिक का मामला हो, तो सरकार ये नहीं चाहेगी, पार्टी ये नहीं चाहेगी कि इस बार जो है तो बाहर से जैसे राष्ट्रपति का कैंडिडेट हो। कई स्थिति में सरकार को जो है तो फजियत का सामना करना पड़ा था। तो ऐसे में ही सरकार बीजेपी की ओर से बीजेपी का जो कैडर कैंडिडेट है, क्योंकि सभी एनडीए के घटक दलों से बातचीत हुई और बातचीत होने के बाद नाम फाइनल कर गया। क्योंकि जो एनडीए घटक की बैठक हुई थी, इनमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा को अधिकृत किया गया था कि जो भी नाम फाइनल करेंगे उस पर मोहर लगे। इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही जीतन राम मांझी ने एक्स पोस्ट से लिखा कि जो एनडीए का राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे वो सीपी राधाकृष्णन होंगे। और अब जो है तो 21 अगस्त तक आखिरी नॉमिनेशन की तारीख है। तो हमने जेपी नड्डा से ये भी पूछा कि कब एनडीए के उम्मीदवार जो है तो नामांकन दाखिल करेंगे, तो उन्होंने बोला कि हम एनडीए से बात करेंगे। बता दूं 20 अगस्त को पार्लियामेंट में एनडीए की एक बैठक होने वाली है और उससे पहले 19 अगस्त को सुबह 9:30 बजे एनडीए के पार्लियामेंट्री दल की बैठक है। और ऐसे में नॉमिनेशन किस दिन किया जाएगा उससे लेकर के जो है चर्चा भी होनी है। जी मनोहर, दूसरी ओर जिस तरीके से पार्टी को लेकर बात करें, यानी कि बीजेपी को लेकर बात करें, तो बीजेपी पार्टी में भी उन्हें कई अहम जिम्मेदारियां जो हैं वो मिली हैं। जिस तरीके से 2020 में भी केरल की भाजपा प्रभारी के साथ साथ भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य भी वो रहे और जो तमाम जिम्मेदारियां उन्हें संगठन में मिली, उन जिम्मेदारियों को उन्होंने काफी मजबूती से निभाया भी। देखिए बिल्कुल, क्योंकि राज्यसभा को चलाना इतना आसान नहीं होता है। संगठन के साथ साथ सरकार और पक्ष और विपक्ष को एक साथ चला करके जो है तो आगे बढ़ाना होता है। सरकार की योजनाओं को जिस तरह से वहाँ डिस्कशन होता है, इस तरह से सारे फ्लो लीडर्स को एक साथ बातचीत करनी पड़ती है। तो इन सारी चीजें तभी हो सकता है जब उन्होंने इस तरह के काम किए हों। तो अब आप देखेंगे उनकी जो प्रोफाइल है, जिस तरह से इन्होंने नीचे से बढ़ते हुए पार्टी के हर एक स्तर पर इन्होंने काम किया और इसी का आज जो है तो फल उनको मिला है। अब आप देखिए गवर्नर भी रहे झारखंड के, महाराष्ट्र के फिलहाल जो गवर्नर है, इससे पहले पार्टी में कई अहम पदों पर रह चुके हैं, प्रदेश में भी रह चुके हैं। तो ऐसे में इनके जरिए साउथ इंडिया को भी साधने की भविष्य में कोशिश है। जी मनोहर, दूसरी ओर एक दिलचस्प बात और है, अगर सीपी राधाकृष्णन के पूरे राजनीतिक करियर को देखा जाए, एक लंबा करीब 4 दशक का उनका ये राजनीतिक करियर है, राजनीतिक सफर है उनका, लेकिन इस 4 दशक के राजनीतिक सफर में भी उनके ऊपर कोई गंभीर आरोप नहीं लगे हैं। ना तो भ्रष्टाचार के कोई आरोप लगे, ना तो कोई इस तरीके का लांछन उनके ऊपर लगा। यानी कि एक बड़ा साफ सुथरा उनका राजनीतिक सफर रहा है ये। देखिए है कि आज उनको मिला है और पार्टी में उन्हें जो है उतारा है। अब आप देखिए कि 40 दशक में वंचित लोग हैं, आज उन्हें हर एक तरह से मदद मिलने की जरूरत है, उनके लिए उन्होंने काम किया है। जब उन्होंने की जिम्मेवारी संभाली तो सभी लोगों को मिल करके चलने का काम उन्होंने आज कई बोर्ड के उन्होंने अपनी अहम भूमिका अदा की और वहां पर भी जीरो करप्शन उनके ऊपर लगे, मतलब कोई भी आरोप भ्रष्टाचार के उनके ऊपर अभी तक नहीं लगे। तो ऐसे में सारी सिचुएशन को देखते हुए जीरो टॉलरेंस की बात बीजेपी करती है, चाहे सरकार की बात हो, प्रदेश में प्रदेश सरकार की बात हो, इससे संगठन में अहम मजबूत पकड़ है, क्योंकि संगठनात्मक तरीके से उन्होंने काम किया। प्रशासनिक तरीके से अगर आप देखें तो गवर्नर की भूमिका 2 राज्यों में उन्होंने निभाई है और अभी निभा भी रहे हैं। तो सभी तरह से वो सक्षम है, इसीलिए उन्हें कैंडिडेट के तौर पर जो है उतारा गया है। जी दूसरी ओर मनोहर, अगर राज्यपाल रहते हुए उनके पूरे कार्यकाल को देखा जाए, जिस तरीके से 4 राज्यों के वो राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल रहे हैं, वो उस दौरान जो उनका पूरा कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल को भी काफी शानदार बताया जाता है। ये कहा जाता है कि जो सीमाएं एक राज्यपाल उपराज्यपाल की होती हैं, उन सीमाओं से पार जाकर उन्होंने काम किया लोगों के लिए।
देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अभी तक उन्होंने जहां जहां काम किया कभी भी खटास देखने को नहीं मिली। जी कई राज्यों में तो सरकार पक्ष और विपक्ष की बात होती है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल हो या उपराज्यपाल हो और वहां की सरकार हो तो आमने सामने नजर आती हैं, लेकिन इनके कार्यकाल में ऐसी चीजें देखने को नहीं मिली। तालमेल बनाने की पूरी कोशिश की गई है, तो उसी का नतीजा है कि आज उन्हें जो है तो ये गिफ्ट के तौर पर ये पद उम्मीदवार के तौर पे दिया गया है। जी जी। दूसरी ओर मनोहर, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, एक